सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन के क्या कॉजेज हैं और इस टॉपिक के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्राइमरीली इन्फ्लेशन दो रीजंस की वजह से अकर होता है। कौन कौन से दो रीजंस? एक तो राइज इन एग्रीगेट डिमांड, किसी भी रीजन की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है अवेलेबल सप्लाई के ऊपर, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है और इसी को बुलाया जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको याद होगा। बहुत सिंपल, एक रीजन क्या है? राइज इन एग्रीगेट डिमांड, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? फॉल इन एग्रीगेट सप्लाई। किसी भी रीजन की वजह से अगर सप्लाई में फॉल आ जाए, अगर सप्लाई में डिक्रीज देखने को मिले तो भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है और इसे बुलाया जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या फिर सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। और इसके बारे में भी अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको ये भी याद होगा। बहुत सिंपल, इन्फ्लेशन के अकर होने के पीछे दो रीजंस होते हैं। कौन कौन से दो रीजंस? या तो राइज इन एग्रीगेट डिमांड हो जाए जिसे बुलाया जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या फिर फॉल इन एग्रीगेट सप्लाई देखने को मिले जिसे बुलाया जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अच्छा, जब हम बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे प्राइमरी रीजन क्या है? प्राइमरी रीजन है इकोनॉमी में मनी सप्लाई का इंक्रीज हो जाना, या फिर अपन ये कहें कि डिस्पोजेबल इनकम का इंक्रीज हो जाना। लोगों के हाथ में जो पैसा है वो ज़्यादा हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, और जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी में देखने को मिलेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे प्राइमरी रीज़न क्या है? इकोनॉमी में मनी सप्लाई का इंक्रीज हो जाना। और मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज हो सकती है? कई सारे तरीके हैं। जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करे कि वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हम खूब सारा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बांटेंगे, या गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हम मनरेगा के गड्ढे खुदवाएंगे और लोगों को दिन का 3,000 रुपया देंगे। गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, और जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि लोगों के पास में ज़्यादा पैसा है, और जब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी में देखने को मिलेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। या फिर राइजिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि राइजिंग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब इनकी बातचीत आएगी। लेकिन अगर सिंपल तौर पे बोलें तो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा लोन ले रही है, ज़्यादा बोरो कर रही है, गवर्नमेंट ज़्यादा लोन ले रही है, अपनी जेब में तो रखेगी नहीं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, लोगों के लिए स्कीम्स चलाएगी या किसी चीज़ में खर्चा करेगी, और अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। लोअर सेविंग्स बाय दी हाउस होल्ड्स, किसी भी रीज़न की वजह से हाउस होल्ड से डिसाइड करें कि अब हम पैसे को सेव नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे। ज़्यादा खर्च करने का मतलब कि लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, और अगर ज़्यादा डिमांड करेंगे तो देखने को मिलेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। रिडक्शन इन टैक्सेस, सरकार मेहरबान हो जाए और बोले कि अब हम ना के बराबर टैक्स लगाएंगे। मान लेते हैं कि पहले सरकार 15% टैक्स लगाती थी, अब सरकार बोले कि हम सिर्फ 1% टैक्स लगाएंगे, तो ये जो बचा कुचा 14% है जो कि लोगों के हाथ में रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, विच मीन्स लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। ज़्यादा डिमांड करेंगे तो देखने को मिलेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन बैंक क्रेडिट, बैंक मेहरबान हो जाए और बोले कि हम तो कम से कम रेट पर लोन बांटेंगे, कम रेट होगी, लोन ज़्यादा देंगे तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या देखने को मिलेगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, और मनी सप्लाई का इंक्रीज होना मतलब क्या है कि डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रही है, और इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास में ज़्यादा पैसा है खर्च करने के लिए, और अगर लोगों के पास में ज़्यादा पैसा है तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो देखने को मिलेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल सी बातचीत है, इसके बारे में ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है इन्फ्लेशन के पीछे? फॉल इन दी एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई में अगर फॉल देखने को मिलेगा तो देखने को मिलता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
एग्रीगेट सप्लाई में फॉल का मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ये जो कॉस्ट है जो बड़ी है इसको प्रोड्यूसर अपने कंधे पे नहीं लेगा, इसको प्रोड्यूसर ट्रांसफर कर देगा टू दी कंज्यूमर्स। मतलब अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी, और इसी को बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और सप्लाई साइड में प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं? बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे इरेटिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, बारिश कम हुई फसल खराब हो गई, या ड्राउट आ गया, फेमाइन आ गया, फसल खराब हो गई। अब अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो जितने भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई में दिक्कत आएगी, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हमें देखने को मिलेगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अगर लोग होर्डिंग करने लगे, और इस टर्म को समझ लो, होर्डिंग का मतलब फॉर एग्जांपल वीट है, अब फार्मर्स को ऐसा लग रहा है कि वीट के जो प्राइसेस हैं वो इस साल अच्छे नहीं हैं, अगले साल अच्छी रेट मिलेगी, तो फार्मर्स क्या करेंगे कि इस वीट को बेचेंगे नहीं, रोक के रखेंगे अपने घर में अगले साल तक, क्योंकि उनको उम्मीद है कि अगले साल अच्छी प्राइस मिलेगी, हायर एमएसपी मिलेगी। फार्मर्स ने वीट को रोक लिया, इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में जो वीट की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और सप्लाई के कम होने की वजह से डिसरप्शन देखने को मिलेगा। जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वीट पर डिपेंडेंट हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो बट ऑब्वियसली बात है कि प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिलेगा, और इसी को बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। या फिर कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन वॉर है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। वॉर की वजह से सप्लाई में दिक्कत आएगी, इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, और सप्लाई में दिक्कत आएगी तो देखने को मिलेगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। या फिर कोविड-19 था, अब कोविड आया, एक्सट्रीम सिनेरियो, फैक्ट्रीज बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गए, सप्लाई का प्रॉब्लम, क्या देखने को मिला, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल सी अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। बहुत सिंपल तौर पे अगर बोलें तो इन्फ्लेशन के पीछे दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो राइज इन एग्रीगेट डिमांड और दूसरा फॉल इन एग्रीगेट सप्लाई। होपफुली ये आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, पहले भी अपन ने पढ़ा हुआ है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो है इफेक्ट्स या फिर इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है, एक एक करके अपन देख लेते हैं। लेंडर और बोरोवर के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है। लेंडर को अपन बोल सकते हैं क्रेडिटर, और बोरोवर को अपन बोल सकते हैं डेब्टर। और बहुत सिंपल, जो बोरोवर होता है, जो उधारी लेता है, उसको इन्फ्लेशन से फायदा होता है, बेनिफिट होता है, बी फॉर बोरोवर, बी फॉर बेनिफिट। और जो लेंडर होता है, जो उधारी देता है, उसको इन्फ्लेशन से लॉस होता है, नुकसान होता है। और इसको कैसे समझें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने किसी से 1 लाख रुपया उधार लिया, 1 लाख रुपया मैंने उधार लिया, और इस 1 लाख रुपए को मैंने इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड में, और 1 किलो गोल्ड मैंने इस 1 लाख रुपए का खरीद लिया। 1 साल बाद मुझे ये पैसा लौटाना है, 1 साल में 10% का इन्फ्लेशन आ गया। मतलब ये जो 1 किलो सोना है इसकी 1 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,10,000 रुपये, बिकॉज ऑफ 10% इन्फ्लेशन। लेकिन मैं वापस करने 1,10,000 रुपये नहीं जाऊंगा, वापस कितना करूंगा, वापस करूंगा 1 ही लाख रुपया, विच मीन्स कि मुझे 10,000 रुपये का फायदा हो गया। या इसको दूसरे तरीके से आप देख सकते हो, लेंडर को नुकसान कैसे हो रहा है, बिकॉज लेंडर को जो आप 1 लाख रुपया लौटा रहे हो उसकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई है। इसी पैसे से अगर लेंडर उधारी देने की बजाय गोल्ड खरीदता तो वो 1 किलो गोल्ड खरीद सकता था, लेकिन अब 1 साल के बाद वो 1 लाख रुपए से 1 किलो गोल्ड नहीं खरीद सकता है, बिकॉज 10% का इन्फ्लेशन आ गया है। मतलब लेंडर को लॉस हो रहा है, लेंडर को जो 1 लाख रुपया लौटाया जा रहा है उसकी परचेजिंग पावर कम है, और जो बोरोवर है उसको फायदा हो रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से उस 1 लाख रुपए की जो एक्चुअल परचेजिंग पावर है वो 10,000 रुपए से इंक्रीज हो गई है। हालांकि एक चीज़ और दिमाग में रखना कि इकोनॉमी में सिर्फ कोई एक कंपोनेंट नहीं होता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ इकलौता इन्फ्लेशन कंपोनेंट नहीं है, इंटरेस्ट भी कंपोनेंट होता है। भाई इंटरेस्ट भी तो चार्ज किया जाता है, और यूजुअली जो भी आपको उधारी दे रहा होता है वो इस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है अपने दिमाग में कि यार इतनी महंगाई हो सकती है, तो इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हुए इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज़्यादा लेंगे। लेकिन वहाँ भी बोरोवर को फ़ायदा होता है। कैसे, मान लेते हैं यही 1 लाख रुपया उधार लिया मैंने और 1 किलो सोना खरीद लिया,
लेकिन ये जो उधारी ली ये मैंने ली 12% इंटरेस्ट रेट पे। मुझे इंटरेस्ट कितना देना है? 12% देना है। एक साल में इन्फ्लेशन कितना आया? 10% का इन्फ्लेशन आया। ये जो 1 किलो सोना मैंने खरीदा इस 1 लाख रुपए का उधारी का, उसकी वैल्यू एक साल के बाद कितनी हो गई? 1,10,000 रुपये हो गई। मुझे लौटाना कितना है? मुझे 1,12,000 रुपया लौटाना है। लेकिन समझो, देखने में आपको लगेगा कि आप 1 लाख रुपए के ऊपर 12% का इंटरेस्ट दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अगर देखोगे तो आपने जो 1 लाख रुपया उधार लिया था उसकी वैल्यू हो गई है 1,10,000 रुपये। मतलब आज की डेट में 1 साल निकलने के बाद आपके पास में 1,10,000 रुपये हैं। मतलब इस 1 लाख रुपए पे आपको असेंशियली सिर्फ 2,000 रुपये का इंटरेस्ट देना है। 1,10,000 की वैल्यू वाला गोल्ड आपके पास में है, तो आपको लौटाना कितना है? 1 लाख तो उसका जो मूल था, जो प्रिंसिपल था, और असेंशियली सिर्फ 2,000 रुपये का इंटरेस्ट। देने को तो आप 1,12,000 रुपये ही दोगे, लेकिन अगर परचेजिंग पावर के टर्म्स में देखो तो आपका ये जो गोल्ड है वो 1,10,000 रुपये का हो गया है, विच मीन्स कि आप सिर्फ एक्स्ट्रा 2,000 रुपये और दे रहे हो। आपको ओवरऑल फायदा हुआ, और इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है इसको अपन और ढंग से समझेंगे। एग्जैक्टली यही बात है, लेकिन जब आएगा तब बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए सिंपल तौर पे दिमाग में बिठाओ कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जो लेंडर होता है उसको लॉस होता है, और जो बोरोवर होता है उसको बेनिफिट होता है, उसको फायदा होता है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जो करेंसी की वैल्यू होती है, जो परचेजिंग पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो आपको ये बहुत ईजीली समझ में आएगा। होपफुली आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना, बिकॉज ये जो इफेक्ट्स हैं ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। लेंडर को लॉस होता है, बोरोवर को बेनिफिट होता है। बात करें बॉन्ड होल्डर्स की तो उनको भी लॉस होता है। बॉन्ड होल्डर के लिए सिनेरियो क्या है? आपने बॉन्ड खरीदा और मान लेते कि 1 साल के बाद आपका बॉन्ड मैच्योर होना है, और 1 साल के बाद आपको 1 लाख रुपया मिलेगा उस बॉन्ड के ऊपर। लेकिन आज उस 1 लाख की जो परचेजिंग पावर है, 1 साल के बाद इन्फ्लेशन की वजह से वो जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने के लिए आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन उस 1 लाख रुपए की परचेजिंग पावर उतनी नहीं होगी, विच मीन्स कि अल्टीमेटली आपको लॉस हो रहा है, बॉन्ड होल्डर को लॉस हो रहा है। फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग जिनको सैलरी वगैरह मिलती है, सैलरीड लोग जो होते हैं, उनको भी नुकसान होता है। दे आर बैडली अफेक्टेड, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जिस रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है उस रेट पे सैलरीज को इंक्रीज नहीं किया जाता है। ओवरऑल जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस होती है, और इसलिए फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स को भी नुकसान होता है। बट बिग फार्मर्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको फायदा होता है। प्राइजेस बढ़ रही हैं, अब कोई बिग फार्मर है उसने चावल पैदा किए, चावल की ज़्यादा रेट मिल रही है, उसको फ़ायदा होगा। या बिजनेसेस जो भी कमोडिटीज़ बना रही हैं उसकी ज़्यादा रेट मिल रही है, उनको फ़ायदा होगा। एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्टर्स के साथ में क्या होता है, एक्सपोर्टर्स को भी फ़ायदा होता है, बिकॉज जब इन्फ्लेशन आता है तो आपकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पहले $1 बराबर था 80 रुपए के, अब इन्फ्लेशन की वजह से $1 हो गया 90 रुपए के बराबर। मतलब आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई। बट एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पहले जब ये एक्सपोर्टर $1 का सामान एक्सपोर्ट करता था तो बदले में 80 रुपये मिलते थे, लेकिन अब $1 के बदले इसको कितने मिलेंगे, 90 रुपये मिलेंगे। मतलब एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो शॉर्टर रन में जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज देखने को मिलता है। देखो बहुत सिंपल है, अपन ये आर्ग्यूमेंट समझते हैं कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमी ग्रो करती है तो इकोनॉमी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है। अपन ने पहले ही सेशन में पढ़ा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है विच मीन्स कि नए जॉब्स का भी क्रिएशन हो रहा है। मतलब जब इन्फ्लेशन होता है तो एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन ये शॉर्ट रन में ट्रू है। अपन ने फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ा था पिछले ही सेशन में। फिलिप्स कर्व यही तो कहता था कि जब आपका इन्फ्लेशन का रेट हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होगा। बट लॉन्ग रन में ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू हो। लॉन्ग रन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी हो और इन्फ्लेशन का रेट भी बेहद कम हो। बट हाँ, शॉर्ट रन में ये ट्रू होता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। सेविंग्स की अगर बात करें
तो हाउस होल्ड्स की जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो डिक्रीज हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज बोलें तो हाउस होल्ड्स कम सेव करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हाउस होल्ड्स अपने पैसे को अनप्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हाउस होल्ड्स गोल्ड वगैरह खरीद लेंगे, क्योंकि हाउस होल्ड्स को ये उम्मीद होती है कि फ्यूचर में गोल्ड के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन है ना, तो वो क्या करेंगे कि अभी गोल्ड खरीद लेते हैं। लेकिन ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है। आपने पैसे से गोल्ड खरीद लिया, अब ये गोल्ड आपके घर में रखा हुआ है अगले 4-5 साल तक, इकोनॉमी में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। पर्सनल लेवल पे हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन इकोनॉमी में ये जो गोल्ड है, रखा हुआ गोल्ड, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर अगर बात करें इनइक्वालिटी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। इनइक्वालिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है, बिकॉज जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी होता है, जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है, वो इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सीवियरली अफेक्ट होता है। करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई, रईस आदमी पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब आदमी पूरी तरीके से मर जाएगा। तो इनइक्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। फिस्कल डेफिसिट, सरकार जो बोरोइंग्स लेती है उनमें भी इंक्रीज देखने को मिलता है। फिस्कल डेफिसिट एग्जैक्टली क्या होता है अपन बात करेंगे, लेकिन सिंपल तौर पे अगर बोलें कि सरकार की जो बोरोइंग्स हैं उनमें भी इंक्रीज देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज सरकार को इन गरीब लोगों की भी मदद करनी है, इनको भी साथ लेके चलना है, और इनको साथ लेके चलना है तो सरकार को स्कीम्स चलानी पड़ेंगी, और स्कीम्स फ्री में चलेंगी नहीं, खर्चा आएगा। तो फिस्कल डेफिसिट में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। मार्जिनलाइज्ड क्लासेस, जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, वो बहुत बैडली अफेक्ट होते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि 1% फूड इन्फ्लेशन बढ़ने पे 0.3% इंक्रीज देखने को मिलता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स में। 1% फूड इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो लगभग 0.3% बच्चे और इन्फेंट्स ज़्यादा मरते हैं, मतलब बहुत सीवियर अफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का इन मार्जिनलाइज्ड क्लासेस के ऊपर, पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर। ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहनी चाहिए कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है। एक चीज़ आपको समझनी है कि इन्फ्लेशन जब भी आएगा तो करेंसी की जो वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर है, वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर वो समझ में आ गई तो बाकी सब पे कैसे इंपैक्ट कर रहा है वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। बोरोवर्स को फ़ायदा होता है, लेंडर्स को लॉस होता है। एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। बॉन्ड होल्डर्स को लॉस होता है, इसकी भी बातचीत अपन ने कर ली। फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स के लोगों को भी लॉस होता है, बैडली अफेक्ट होते हैं, वो भी अपन ने पढ़ लिया। बिग फार्मर्स, बिजनेसेस और एक्सपोर्टर्स, उनको प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है। कैसे होता है अपन ने बात कर ली। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग रन में भी ट्रू रहे। सेविंग्स में डिक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग अनप्रोडक्टिव एसेट्स जैसे गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। इनकम इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है बिकॉज जो पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है वो बहुत बैडली इंपैक्ट होता है। फिस्कल डेफिसिट में भी इंक्रीज देखने को मिलता है बिकॉज गवर्नमेंट इस पूरे सेक्शन को मदद करने के लिए, साथ में लेकर चलने के लिए स्कीम्स चलाती है, उनमें खर्चा आता है। मार्जिनलाइज्ड क्लासेस बहुत बैडली अफेक्ट होती हैं। बहुत सिंपल सी बातचीत है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट में लिखो, उनको रिवाइज करो, ये चीज़ें आपको बेहद ईजी लगेंगी। फिर एक टर्म है इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है? मान लेते हैं सेम एग्जांपल कि मैंने 1 लाख रुपए मेरे पास हैं और ये जो 1 लाख रुपए हैं मैंने इनको अपने बक्से में रख दिया और बोला कि मैं इनको खर्च नहीं करूंगा अगले साल तक। अब इस 1 साल में 10% का इन्फ्लेशन आ गया। अगर मैं अभी 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करता और गोल्ड खरीदता तो हो सकता है मैं 1 किलो गोल्ड खरीद लेता, लेकिन मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने कैश रखा, 10% का इन्फ्लेशन आ गया। अब अगर मैं इस 1 लाख रुपए को यूज़ करने की कोशिश करूंगा तो क्योंकि 10% इन्फ्लेशन आ गया है तो मैं अब इस पैसे से 1 किलो गोल्ड नहीं खरीद सकता हूं। मेरी जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो गई है, इस पैसे की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई है। क्यों रिड्यूस हुई? इन्फ्लेशन की वजह से। इसी को बुलाया जाता है इन्फ्लेशन टैक्स। द अफेक्ट ऑफ होल्डिंग कैश इन इन्फ्लेशनरी सिनेरियो। इन्फ्लेशन के केस में जब हम कैश को होल्ड करके रखते हैं तो जो हमारी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रही है, जो हमारी वैल्यू ऑफ करेंसी रिड्यूस हो रही है, उसको बुलाया जाता है इन्फ्लेशन टैक्स। वैल्यू ऑफ करेंसी डेप्रिशिएट्स।
दूसरा टर्म है इन्फ्लेशन प्रीमियम। अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा कि इन्फ्लेशन प्रीमियम का मतलब कि ये सेम एग्जाम्पल के 1 लाख रुपए आपने लिया 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कहने के लिए आप कितना पैसा लौटाओगे 1,12,000 रुपए, लेकिन 10% इन्फ्लेशन भी है। तो ये जो 1 लाख रुपए आपने लिए थे, इसकी एक्चुअल में वैल्यू, इसकी एक्चुअल में परचेसिंग पावर कितनी हो गई 1,10,000 रुपए। कहने के लिए आप 12,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप सिर्फ 2,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। बहुत सिंपल, इसी को अपन क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। और वही लिखा हुआ है इन्फ्लेशन प्रीमियम का मतलब द अपोजिट फिनोमिना ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स फॉर द बोरोअर। यहां पे बोरोअर का फायदा होता है। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिमाग में रखनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैं कई बार बोलता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर बात आती है मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन को चेक में रखने के मेजर्स क्या हैं? एक तो जब अपन ने इन्फ्लेशन चैप्टर शुरू किया था तभी अपन ने पढ़ा था कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक डिज़ायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन का होना ज़रूरी है। आप इन्फ्लेशन को पूरी तरीके से जीरो नहीं कर सकते हो। अगर आपको इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो आपको एक डिज़ायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारे कंट्री के लिए हम क्या बोलते हैं 4% ±2% हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है कि अगर 3, 4, 5% के आसपास इन्फ्लेशन है हमारे कंट्री में तो वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिज़ायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। अच्छा, इन्फ्लेशन को चेक में कैसे रखा जा सकता है? अपने को अगर ये समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन के पीछे का रीज़न क्या है, इन्फ्लेशन के पीछे का रीज़न है मनी सप्लाई का इंक्रीज हो जाना। देखो, जब हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं तब तो सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। अगर हम सप्लाई साइड की तरफ देख के भी बात करें तो इसका भी मतलब क्या है कि सप्लाई कम हो गई है, इसके कंपैरिजन में डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा क्यों है? लोगों के पास में पैसा ज़्यादा है। अगर आप मनी सप्लाई को कम कर दो तो इन्फ्लेशन चेक में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? भाई, ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है इसके पीछे रीज़न क्या है, या कोई भी इन्फ्लेशन है उसके पीछे एसेंशियली रीज़न क्या है? मनी सप्लाई का इंक्रीज हो जाना। अगर आप मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दोगे, कम कर दोगे, तो इन्फ्लेशन चेक में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बट ऑब्वियस सी बात है, चेक में आ जाएगा। हमें ये समझ में आता है कि इन्फ्लेशन के पीछे रीज़न है मनी सप्लाई का इंक्रीज हो जाना या फिर डिस्पोजेबल इनकम का इंक्रीज हो जाना। अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दो। अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दोगे तो इन्फ्लेशन चेक में आ जाएगा। और मनी सप्लाई को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? उसके 3 तरीके हैं। एक है फिस्कल मेजर्स, दूसरा है मॉनेटरी मेजर्स और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। इन मेजर्स के तहत क्या किया जाता है? देखो, सबसे पहले फिस्कल मेजर्स। गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेती है, गवर्नमेंट जो मेजर्स लेती है मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए, उन्हें बुलाया जाता है फिस्कल मेजर्स। गवर्नमेंट कैसे कर सकती है मनी सप्लाई को कम? गवर्नमेंट प्राइवेट स्पेंडिंग्स को रिड्यूस कर दे। गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है, अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं उनको रिड्यूस कर दे। गवर्नमेंट बोले कि हम नहीं देंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट बोले कि हम नहीं बांटेंगे पैसा, हम नहीं देंगे आपको 200 रुपये से ज़्यादा का वेज। अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से अपने स्पेंडिंग्स को कम कर दे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, इन्फ्लेशन चेक में आ जाएगा। या गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेसेस के ऊपर टैक्स बढ़ा दे। कल तक 20% टैक्स ले रही थी गवर्नमेंट, अब बोले कि हम 50% टैक्स लेंगे। 50% टैक्स अगर गवर्नमेंट ले लेगी तो प्राइवेट बिजनेसेस के पास में कम पैसा रह जाएगा खर्च करने के लिए। कम पैसा रह जाएगा तो प्राइवेट स्पेंडिंग कम होगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। या गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग को अवॉइड करने की शुरुआत कर दे। गवर्नमेंट कम बोरो करे, कम लोन लेगी तो कम खर्चा करेगी तो कम हो जाएगी मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली चेक में आ जाएगा। तो एक तो गवर्नमेंट मेजर्स ले, स्टेप्स ले मनी सप्लाई को कम करने के। कैसे कम हो सकते हैं वो अपन ने देख लिए। दूसरा है मॉनेटरी मेजर्स। आरबीआई स्टेप्स ले। आरबीआई कुछ ऐसे मेजर्स ले जिनके थ्रू मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जा सकता है।
और आरबीआई जब मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए पॉलिसीज लेकर आती है, स्टेप्स लेकर आती है, तो उसको बुलाया जाता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, या उसको बुलाया जाता है डियर मॉनेटरी पॉलिसी, या उसको बुलाया जाता है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो टर्म्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, और फिर आगे जाके और टर्म्स अपन देखेंगे, इन सब टर्म्स के बारे में अपन मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ दिमाग में बिठाओ, अभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, या आगे और बहुत सारे टर्म्स आएंगे ये क्या होते हैं। अभी के लिए रिलैक्स करो और सिर्फ इतना सोचो कि भैया हमें मॉनेटरी सप्लाई को रिड्यूस करना है। गवर्नमेंट अगर रिड्यूस करेगी तो उसको बुलाएंगे फिस्कल मेजर्स, आरबीआई अगर रिड्यूस करेगा तो उसको बुलाएंगे मॉनेटरी मेजर्स। आरबीआई कैसे करता है, एक क्वांटिटेटिव मेजर्स होता है और दूसरा क्वालिटेटिव तरीका होता है। क्वालिटेटिव तरीके में मार्जिन रिक्वायरमेंट नाम की एक चीज़ होती है, क्रेडिट रेशनिंग नाम की एक चीज़ होती है, मॉरल सुएशन नाम की एक चीज़ होती है। ये क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में। तब तक के लिए थोड़ा सब्र करो। अभी अगर मैं समझाने बैठूंगा भी तो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बिकॉज आपको बेसिक शायद नहीं पता होंगे। जिन लोगों को थोड़ी बहुत इकोनॉमी पता है उनको शायद इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा। टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, बिकॉज जब ये मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर आएगा तब इन सभी टर्म्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कम कर सकती है, बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट। आरबीआई के पास में कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, आरबीआई उनको बेचेगी तो बदले में पैसा लेगी विच मीन्स कि इकोनॉमी से पैसे को बाहर निकाला जा रहा है, मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जा रहा है। इंक्रीजिंग CRR/SLR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये क्या होता है इस सब के बारे में आपको समझ में आएगा जब अपन ये पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर। लेकिन अगर सिंपल तौर पे बोलें तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि उनको कुछ पैसा बचा के रखना ही रखना होता, उस पैसे को वो लोन में नहीं दे सकते हैं। आरबीआई बोले कि कल तक तुम सिर्फ 30 रुपये को बचा के रखते थे, अब 60 रुपये को बचा के रखो, विच मीन्स कि अब बैंक्स के पास में कम पैसा होगा लोन देने के लिए। पहले 60 रुपये थे, अब सिर्फ 40 रुपये ही होंगे। कम पैसा होगा लोन देने के लिए तो मनी सप्लाई रिड्यूस होगी, और अपने को इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, चेक करने के लिए मनी सप्लाई को ही रिड्यूस करना है। बैंक रेट बढ़ा दे आरबीआई, रेपो रेट बढ़ा दे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे। ये बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सिंपल तौर पे अगर बोलें तो जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है तो एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अगर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे तो बैंक्स कम लोन लेंगे, बैंक्स अगर कम लोन लेंगे तो उनके पास में कम पैसा होगा लोगों को लोन देने के लिए, और अगर कम पैसा होगा तो मनी सप्लाई कम होगी। इंक्रीजिंग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये टर्म्स आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं तो भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उस चैप्टर पे अभी अपन पहुँचे ही नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में। आपको सिर्फ इतना समझना है कि मनी सप्लाई को हमें रिड्यूस करना है। गवर्नमेंट अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स लेगी, मेजर्स लेगी, तो उनको बुलाया जाएगा फिस्कल मेजर्स, और ये तो आपको समझ में भी आ रहे होंगे। आरबीआई अगर मेजर्स लेगा तो उसको बुलाया जाएगा मॉनेटरी मेजर्स, और उसके बहुत सारे तरीके हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, बैंक रेट, मॉरल सुएशन। इन सब टर्म्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। जब अपन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए इतना दिमाग में रखो कि आरबीआई अगर स्टेप्स ले रहा है मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए तो उन्हें बुलाया जाएगा मॉनेटरी मेजर्स। और फिर तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जैसे हम ब्लैक मार्केटिंग को रिड्यूस कर दें, कम कर दें, ख़त्म कर दें। हम ये जो जितनी भी ब्लैक मनी है इसको ख़त्म कर दें, बट ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमी में सुधार आएगा। या फिर हम होर्डिंग को प्रिवेंट कर दें। अपने एग्जाम्पल में जो फार्मर्स वीट को होल्ड कर रहे थे, अगर हम किसी भी तरीके से होर्डिंग को प्रिवेंट कर दें, या जितने भी कंस्ट्रेंड मटेरियल्स हैं उनके एक्सपोर्ट के ऊपर हम बैन लगा दें। जो मटेरियल्स हमारे इकोनॉमी के लिए ज़रूरी हैं और हमारे पास में कम हैं, जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके एक्सपोर्ट के ऊपर हम बैन लगा दें। या फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को फैसिलिटेट करें इन केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। भाई एक तरीका तो क्या हो सकता है कि आप मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दो, लेकिन एक दूसरा तरीका भी तो हो सकता है कि अगर आपके यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, उसका सीधा सा मतलब क्या है कि अवेलेबल सप्लाई के ऊपर डिमांड ज़्यादा हो रही है। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा दो। अगर आप में काबिलियत है तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है।
और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको समझ में नहीं आए होंगे, बट टेंशन नहीं लेनी है, अपन पढ़ेंगे इन सब के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक आइडिया आपको समझ में आना चाहिए। और इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के ऊपर। इसको ढंग से देखो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।